नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। रातों रात ऐसा क्या हो गया कि अरविंद केजरीवाल के हाथ पांव फूल गए और चर्चा चल पड़ी है कि हाल हाल की जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद अरविंद केजरीवाल के लिए परिस्थितियां बड़ी विकट हो चली। अब सवाल ये उठता है कि जब उनके पास कोई विभाग है नहीं, वो किसी फाइल पर हस्ताक्षर करते नहीं हैं, तो फिर उनके सामने संकट कैसे आ सकता है। अब शीश महल वाले मसले में तो कहा जा रहा है, लेकिन चर्चा ये हो रही है कि दिल्ली के शराब घोटाले वाले मसले में उनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट सकता है। अब यहां थोड़ा बात ठिठक जाती है कि कैसे भाई, यहां तो जो तमाम बातें बताई गई, ना विभाग, ना फाइल, ना हस्ताक्षर, फिर कैसे। और वैसे भी सीबीआई के सामने तो उन्होंने कह ही दिया था कि इसके बारे में हमें कुछ मालूम ही नहीं है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में सब कुछ तय हुआ, जिसका हिस्सा बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं थे। तब फिर ये बात क्यों निकल पड़ी है कि दिल्ली के शराब घोटाले वाले मसले में केजरीवाल के लिए बहुत कुछ जो होने जा रहा है वो ठीक संकेत और संदेश तो नहीं दे रहा है। तो अब सवाल यह है कि ये बात चली कहां से और क्यों चली। तो उसके दो तीन कारण हैं। उन कारणों पर आने से पहले दिल्ली हाई कोर्ट चलते हैं। वहां मनीष सिसोदिया और विजय नायर, इन दो लोगों की बेल पिटीशन है। ईडी वाले मामले में, सीबीआई वाले मामले में तो मनीष सिसोदिया की दाल गली नहीं। अब ईडी वाले मसले में क्या होगा वो तो तब पता चलेगा जब दिल्ली हाई कोर्ट अपना आदेश सुनाएगा, क्योंकि आदेश उन्होंने दोनों ही लोगों की बेल वाले मसले पर सुरक्षित रखा है। मनीष सिसोदिया ने जब ये हुआ कि अब आदेश सुरक्षित हो तो इंटरिम बेल भी लगा दी, और उसका ग्राउंड पत्नी का स्वास्थ्य, उसी पर ईडी बिफर पड़ी और ईडी ने तुरंत तीन सवाल दागे। पहला ये कि सीबीआई वाले मामले में जब बेल पर सुनवाई चल रही थी तब भी मनीष सिसोदिया ने इंटरिम बेल डाला था, तब क्यों भाग गए थे लेकर, वहां ये सवाल उठा। फिर सवाल ये भी उठा कि इनके पास 18 पोर्टफोलियो थे, तब इनको इस बात की चिंता नहीं हुई कि पत्नी का स्वास्थ्य गड़बड़ है, और अब उस आधार पर ही बेल लेना चाह रहे हैं। इस तरह की वहां पर बहस में बातें रखी गई। अब इस मामले पर भी कोर्ट ने इंटरिम बेल वाले पर भी ऑर्डर रिजर्व रखा है, मगर मनीष सिसोदिया को सहूलियत एक रोज की दे दी है जिसमें कई सारी बंदिशें हैं, और उन बंदिशों के तहत वो अपनी पत्नी से मिलेंगे। उसका टाइम भी संभवतः 10 बजे सुबह से 5 बजे तक का है। पुलिस स्कॉट में सब होगा। ये तमाम चीजें कोर्ट ने बता दी हैं। अब बड़ी चीज ये है कि ऐसा हो क्या गया है जिसके कारण अरविंद केजरीवाल को लेकर अब इस तरह की बात होने लगी है। देखिए, अभी विजय नायर की हमने बात की। विजय नायर इस मामले में बड़े की पर्सन है। विजय नायर ही आम आदमी पार्टी के बिहाफ पर साउथ में पूरा ताना बाना बुन रहे थे। साउथ ग्रुप वाला समीर महेंद्रू को उन्होंने ही तैयार किया कि आपकी जो कंपनी है उसमें साउथ के लोग जो है इन्वेस्ट करें, और ये एक जो है शराब की नई नीति लाई जाएगी, और उस नीति के जरिए क्या क्या कैसे कैसे प्रोसीजर होगा वो सब उन्होंने बताया। और जब समीर महेंद्रू कन्विंस होते हैं तब वो के कविता से मिलते हैं। अब आप देखें कि के कविता और शरथ चंद्र रेड्डी और राघव मटुंगा, ये तीन लोग हैं जिनका इन्वेस्टमेंट होता है, और बतौर फ्रंट मैन जो रहते हैं वो बुची बाबू, अभिषेक बोनापिल्ली और अड़ू रामचंद्र पिल्लई, ये लोग फ्रंट मैन होते हैं। और इन सब लोगों के बीच की जो कड़ी है वो है विजय नायर। विजय नायर ही पूरा ताना बाना बुनते हैं, और उस ताने बाने में इस बात के लिए रायशुमारी होती है कि न्यू एक्साइज पॉलिसी आएगी, उस न्यू एक्साइज पॉलिसी में आप लोगों के हिसाब से वो पूरी पॉलिसी गढ़ी जाएगी। अब उसके एवज में हमको कुछ चाहिए होगा।
तो जो चाहिए होगा वो तय हुआ और उसमें एडवांस गया विजय नायर के थ्रू। अब यहां जो बड़ा कैच है वो ये कि विजय नायर उस पूरी जो मीटिंग हुई उसका हिस्सा रहे, के कविता भी उस पूरी मीटिंग का हिस्सा रहे और शरत चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन गए। तो अब यह कहा जा रहा है कि शरत चंद्र रेड्डी, विजय नायर और के कविता के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। यानी वो जो मीटिंग थी, जो मीटिंग दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक हुई, जो पैसे 100 करोड़ रुपए विजय नायर के थ्रू आम आदमी पार्टी तक पहुंचे, उसका किस्सा, फिर ये हवाला के जरिए कैसे कैसे गया उसका किस्सा। आपको ध्यान होगा कि बुची बाबू ने ईडी को बताया था कि 6 वो फोन जिसके जरिए हवाला ट्रांजैक्शन हुआ उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब ये कहानी भी निकलकर सामने आएगी कि दरअसल वो जो हवाला के जरिए ट्रांजैक्शन हुआ था वो कितना हुआ था और किसको गया था। क्योंकि बुची बाबू तो फ्रंटमैन थे, लेकिन जो लोग पीछे खड़े थे उसमें से एक शख्स शरत चंद्र रेड्डी जो है वो सरकारी गवाह बन चुके हैं। तो वो अब बताएंगे कि के कविता का कितना पैसा था, राघव मटुंगा का कितना पैसा था, किसको कितना पैसा मिला और किसका पैसा कहां कहां गया। अब ये जब तमाम चीजें निकल कर सामने आएंगी तब विजय नायर और के कविता का संकट बढ़ेगा। तो क्या शरत चंद्र रेड्डी के सरकारी गवाह बनने के बाद जो तमाम चीजें खुलेंगी उसमें एजेंसियां और करीब चली जाएंगी विजय नायर के, वो विजय नायर जिनकी हिरासत होने के बाद जब सीबीआई उनको रात में लेकर जाती है या हिरासत में ले लेती है रात में, तब 3-3, 4-4 प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के रात में यूट्यूब चैनल आम आदमी पार्टी के वहां अपना बयान जारी करते हैं और दूसरे रोज सुबह अरविंद केजरीवाल ये बताने आते हैं कि हमारा अदना सा कार्यकर्ता है। मनीष सिसोदिया जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है और उनसे विजय नायर के बारे में पूछा जाता है तो वो खामोश रहते हैं। तो बड़ी बात यह है कि अब जो शरत चंद्र रेड्डी रहस्य खोलने जा रहे हैं, उस रहस्य के बाद जो 2 शख्स हैं जिनका संकट बढ़ेगा और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द एजेंसियों का पहरा बढ़ेगा। क्योंकि विजय नायर बड़े खास हैं और ये कम से कम दिल्ली के पॉलिटिकल गलियारे में बड़ी आम चर्चा रहती है, उस समय में थी। और इनका एक तरह से कहा कि ब्लू आइड बॉय कहा जाता था विजय नायर को। ये अपने आप में बड़ी चीज है अरविंद केजरीवाल का। और के कविता, उनके बारे में तो बुची बाबू ने बताया ही था कि इनके मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है। तो जब शरत चंद्र रेड्डी बात खोलेंगे और जिस होटलों में मुलाकात हुई उसका किस्सा बताएंगे, किस तरीके से पैसे गए वो बताएंगे, और उसके बाद जब एजेंसियां विजय नायर और के कविता पर नए सिरे से शिकंजा कसना शुरू करेंगी, तब वो तमाम बातें निकल कर आएंगी जिसमें समीर महेंद्रू से बात हुई, जो अरविंद केजरीवाल की वीडियो कॉल थी, तो वो रहस्य खुलेगा। और जब वो रहस्य खुलेगा, विजय नायर बोलेंगे शरत चंद्र रेड्डी के बयान के बाद, तब अरविंद केजरीवाल का संकट कितना बड़ा हो जाएगा यह वह जान रहे हैं। इसीलिए सांस जो है सबकी थमी हुई है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।